जो मेहुल चोकसी को अरेस्ट किया गया है, ये मैं कहूँगा भारत सरकार की और भारत की एजेंसीज दोनों जो हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएगा यहाँ पर। बाकी टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि कितना जुडिशल सिस्टम कितना फास्ट है। इसका जो शुरुआत हुई वहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांच थी, उसमें एक ब्रांच मैनेजर था जो इनसे मिला हुआ था। वो फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंडियन बैंक्स हैं उनको लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता था और उनको कोर बैंकिंग सिस्टम में एंटर नहीं करता था। लेकिन ये बेल्जियम में बैठा था ही ने और बेल्जियम से कई जगह भाग गया। अब इसको भारत वापस ले आना है। कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं आप ये हमारी इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की? ये जो है बेल्जियम में जो मेहुल चोकसी को अरेस्ट किया गया है, ये मैं कहूँगा भारत सरकार की और भारत की एजेंसीज दोनों जो हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस है किसी भी कंट्री में 2 स्टेजेस उसमें कह सकते हो होती हैं। पहली स्टेज है कि वो पॉलिटिकली एंड ब्यूरोक्रेटिकली वो क्या एक्सेप्ट करते हैं एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को। इसके अरेस्ट का मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमें एग्जीक्यूट कर दी है एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। अब वहाँ जो कोर्ट पे लड़ेंगे वो बेल्जियम गवर्नमेंट ही लड़ेगी हमारे बिहाफ पे इसको भारत भेजने के लिए। तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है मैं कहूँगा। और बाकी आगे जुडिशियल प्रोसेस है, हमारे पास एविडेंसेस काफ़ी हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी हम सफल होंगे जुडिशियल प्रोसेस में भी, और ये भारत आएगा। सर ये उठता है कि वो जो है एंटीगुआ का रेजिडेंट है, तो क्या जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो काम करेगी किसी ऐसे कंट्री के खिलाफ जैसे कि बेल्जियम ने पकड़ा है, वहाँ का सिटीजन नहीं, इंडिया में वांटेड है वो और रेजिडेंट है वो वहाँ का एंटीगुआ का? इसमें जो अगर आप ट्रीटी पढ़ेंगे, जो उस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि अगर वो बेल्जियम का रेजिडेंट होगा, सिटीजन होगा, तो एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। दैट मीन्स और किसी भी कंट्री का रेजिडेंट हो उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। इस पर कोई वो नहीं है कि। तो सर अब जैसे अब अरेस्ट हो गया है तो हमने देखा कि उनके जो लॉयर हैं इंडिया में, उन्होंने बोला कि हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे और जो एजेंसी सूत्रों के हवाले से आ रही कि वो कंटेस्ट करेगी उनकी बेल का और एक्स्ट्राडाइट करने का प्रोसेस आगे करेगी। जी, मैंने पहले कहा कि अब जुडिशियल प्रोसेस शुरू होगा। जुडिशियल प्रोसेस में पहला तो बेल का प्रोसेस हो गया। बेल देगी या नहीं देगी वहाँ की कोर्ट डिसाइड करेगी। बेल देने या देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस पे। एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस डिपेंड करेगा ना हो हमारे पास एविडेंसेस क्या हैं, और हमारे पास अच्छे एविडेंसेस हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ड्यूअल क्रिमिनलिटी का। एक्स्ट्रेडाइट उसको ही किया जाता है जिसकी जो क्राइम इंडिया में भी हो और क्राइम उस कंट्री में भी होना चाहिए। अगर वो क्राइम उस कंट्री में नहीं है तो एक्स्ट्राडाइट नहीं होता। तो अगर कंट्री ने एक्सेप्ट किया है तो ड्यूअल क्रिमिनलिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया वहाँ पर। अब वो केवल एविडेंसेस देखेंगे कि उनके जो इंग्रेडिएंट हैं ऑफेंस के, वो हमारे ऑफेंसेस में बनते हैं नहीं बनते। मैं समझता हूँ कि सीबीआई और ईडी पर बड़े अच्छे एविडेंसेस हैं। सीबीआई पर चीटिंग के केस है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस उन्होंने रजिस्टर किया है। दोनों के उनके पास अच्छे एविडेंसेस हैं। एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस है कि किस तरह से इन्होंने जो बैंक से पैसे लिए हैं, कैसे उनको डाइवर्ट किया है, कैसे पर्सनल यूज़ के लिए ले गए हैं, ये सारे एविडेंसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास हैं। तो इस हिसाब से जुडिशियल प्रोसेस में भी हमें सफलता मिलेगी। तो सर शुरू होगा तो क्या ये इसको ये माना जाए कि अभी तुरंत तो हम उसको यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, इसमें जो है काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि इंडिया भी जो है वो हर कोशिश करेगा जुडिशियल के उसमें वो लीगल मदद लेने में कि इंडिया हमें ना भेजा जाए। सर्टेनली उसके जो एडवोकेट्स हैं पूरी कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी। एविडेंसेस के बेस पे मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएगा यहाँ पर। बाकी टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि कितना जुडिशियल सिस्टम कितना फास्ट है। अगर वहाँ का सिस्टम फास्ट है तो जल्दी आ जाएगा।
जब आप ईडी डायरेक्टर थे तब ये पीएनबी का स्कैम आया था जो जिस देश में बड़ा हल्ला मचा हुआ था, और फिर ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करा, और आपके टाइम में शायद सबसे ज़्यादा वो अटैचमेंट प्रॉपर्टी आपने अटैच करी थी, सबसे ज़्यादा 5,000 समथिंग करोड़ की, जहाँ तक मुझे याद है। वहाँ से अब तक का सफ़र किस तरह देखते हैं, कैसे एक्शन शुरू हुआ इसके खिलाफ, और अब ईडी का रोल? सी, इसका जो शुरुआत हुई वहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांच थी उसमें एक ब्रांच मैनेजर था जो इनसे मिला हुआ था। वो फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंडियन बैंक्स हैं उनको लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता था, और उनको कोर बैंकिंग सिस्टम में एंटर नहीं करता था। उस समय जहाँ तक मुझे याद है पंजाब नेशनल बैंक में करीब 30 डाटा बेसिस थे, और काफ़ी उसमें से इंटरकनेक्टेड नहीं थे। तो स्विफ्ट मैसेजेस का सिस्टम कोर बैंकिंग सिस्टम से ऑटोमेटिक कनेक्टेड नहीं था, तो मैनुअल उसमें वो डाटा डाला जाता था, और ये डालता नहीं था, तो पता नहीं लगता था कि कितना पैसा चला गया। इन्होंने शुरू किया 2011 से सिस्टम। 2011 से इन्होंने पहले कम अमाउंट लिया, वापस नहीं करते थे पैसे बैंक के। उसके बाद क्या किया, दोबारा उससे ज़्यादा, जैसे पहले इन्होंने 50 करोड़ मांगे बैंक से, फिर 100 करोड़ मांगे, 50 प्लस इंटरेस्ट वापस कर दिया, बाकी पैसे फिर गायब कर गए, फिर 200 करोड़ लिए, फिर 300 करोड़ लिए। इस तरह से इनका अमाउंट बढ़ता चला गया। ये जो है 2018 की शुरुआत तक इनका अमाउंट बढ़ के 14,000 करोड़ हो गया। मेहुल चौकसी का 6,000 करोड़ और नीरव मोदी का 8,000 करोड़। बाय दैट टाइम वो लंबे टाइम से एक ऑफिसर की पोस्टिंग थी वहाँ पर उसकी, जबकि बैंक में होता नहीं है कि लंबे टाइम तक कोई आदमी एक ही पोस्ट पर रहे, लेकिन वो रहा। फिर वो रिटायर हो गया, नया अफसर आ गया। नए अफसर के पास इन्होंने जाके कहा कि ये काम करो, उसने कहा तो लीगल काम है, उसने कंप्लीट कर दी। तो यहाँ से ये एक्सपोज हुए पहली बार। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, ईडी ने केस रजिस्टर किया, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही बैंक वालों ने कहा कि भाई तुमने तो इलीगल काम किया, देश से भाग गए। तो बिफोर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले देश से बाहर थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके जगह जगह सर्च की, इंडिया में भी की, बाहर भी इनकी प्रॉपर्टी जो मूव हुई है उसकी भी पता लगाया, वो भी वापस लाए। अटैचमेंट तो ज़्यादा का हुआ था इनिशियली, लेकिन कई जगह इनका जो वैल्यूएशन था वो गलत था। जैसे एक जगह मैं बताऊं आपको कि 3800 करोड़ की हमने हीरे पकड़े इनके, जो इनके हिसाब से 3800 करोड़ के थे इनके रिकॉर्ड में, और जब उनका वैल्यूएशन कराया गया वो 26 करोड़ निकले। इसका मतलब लोगों को ये इतने ओवर वैल्यू करके बेच रहे थे, लोगों के साथ जिनको दे रहे थे उनके साथ भी बड़ी चीटिंग कर रहे थे। तो ये केसेस भी, ये मतलब एविडेंसेस हैं सारे इनके, जो जिनको हम कह रहे हैं कि प्रोड्यूस कोर्ट में किए गए हैं, वहाँ भी दिखाया जाएगा कोर्ट्स में कि क्या क्या एविडेंस हैं, क्या क्या इन्होंने किए हैं। तो अटैचमेंट हुआ इनका, अटैचमेंट काफ़ी अमाउंट का हुआ है, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, लेकिन 5,000 करोड़ से ज़्यादा का अटैचमेंट इनका हुआ है। और अब ये दोनों, नीरव मोदी का भी एक्सट्रेडिशन प्रोसेस एडवांस स्टेज पे है यूके में, मेहुल चौकसी का भी अब यहाँ शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो एक्यूज्ड हैं ये भारत आएंगे और इन पर ट्रायल जो है शुरू होगा। तो सर, जब ईडी ने इस केस को अपने हाथ में लिया और जांच शुरू करी और ताबड़तोड़ छापे ही मारे, क्योंकि उस टाइम ये नेशनल इशू बन गया था, कई प्रॉपर्टीज आप लोगों ने अटैच करी थी, तो उस टाइम कोई प्रेशर, किसी तरह का प्रेशर बना हो ईडी पे या ईडी के ऑफिशियल्स पे? क्योंकि इनके उस टाइम बोलते थे कि पहुंच काफ़ी ज़्यादा थी, हर सर्किल में इनका नेटवर्क था। ऐसा कोई प्रेशर कहीं से भी नहीं था, बल्कि ये था कि जल्दी काम करो। और ये मीडिया हाईलाइट में था। जब कोई चीज़ मीडिया हाईलाइट में होती है तो टाइम प्रेशर होता है कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी टीम्स काम करें, जल्दी से जल्दी एविडेंसेस इकट्ठे करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करें। ये हमारी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया। ये बॉम्बे यूनिट के पास था, उन्होंने खूब मेहनत करी, अटैचमेंट किया और सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। और शुरू में सर कई देशों से में भागे, पता चलता था कि मैं है, फिर वहाँ से कहीं और कंट्री में निकल जाते थे। किस तरह से ईडी इस केस पे आगे बढ़ी? सी, विदेश में जो है एक रेड कॉर्नर नोटिस का प्रोविज़न है जो इंटरपोल के थ्रू होता है। जब रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो जाता है तो हर कंट्री पे मैसेज चला जाता है कि भाई अगर ये आदमी कहीं दिखता है तो इसको
इंटीमेट करें इमीडिएटली और उसको डिटेन करें। तो किस कंट्री में गया, कहाँ गया, वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन कई बार लेट मिलती थी, बट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो फिर जैसे अभी ईडी को इन्फॉर्मेशन मिली जी बेल्जियम में है, इमीडिएट वहाँ रिक्वेस्ट भेजी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एंड सीबीआई ने, और वहाँ की कंट्री ने फिर एक्शन लिया है। देखिए, मेहुल चौकसी जो है ये 2017 में इसके अगेंस्ट सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर की, आरसी रजिस्टर की। उसके बाद ईडी ने ईसीआईआर रिकॉर्ड की। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती रही, इसको कई सम्मन्स वगैरह भेजे गए, लेकिन ये बेल्जियम में बैठा था और बेल्जियम से कई जगह भाग गया। और अल्टीमेटली ये पता चला कि इसने एंटीगुआ और बरबुडा में जाके वहाँ की सिटीजनशिप परचेज कर ली। जो पैसा इसने इस तरह से 13,500 रुपए का पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड किया था, वो LOU को फोर्ज करके इसने बहुत पैसा निकाल लिया था। उसके बाद अभी पता चला है कि ये बेल्जियम में अरेस्ट किया है बेल्जियम पुलिस ने। इसके अगेंस्ट जो है सीबीआई ने 2 चार्जशीट फाइल कर रखी है और ईडी ने 3 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 44 रेड विद 45 इसके खिलाफ ऑलरेडी फाइल कर रखा है। और इसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट मुंबई ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर रखे हैं। नॉन बेलेबल वारंट के आधार पे ही बेल्जियम की पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। अब इसको भारत वापस ले आना है। अच्छा, मीनवाइल ईडी ने जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 है, और ये चूंकि फ्रॉड जो है 100 करोड़ से कहीं ज़्यादा का है, तो इसकी संपत्तियों को कॉन्फिस्केट करने के लिए भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रखी है। वो प्रोसीडिंग अभी जारी है। वो इस वजह से उसमें कार्रवाई की जाती है। कोई व्यक्ति भारत से भाग गया है और भारत के कानून पे उसको कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसे हालात में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत सेक्शन 3 में वो भगोड़ा माना जाएगा। उसके विरुद्ध उसकी समस्त प्रॉपर्टीज जो हैं उनको कॉन्फिस्केट करने का अधिकार भी स्पेशल कोर्ट के पास है। कार्रवाई उसमें जारी है। अब ये वहाँ गिरफ्तार हुआ है, तो इसके लिए सीबीआई को और ईडी को दोनों को तत्कालिक प्रभाव से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। और भारत की बेल्जियम से एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ही इज़ नो लॉन्गर ए सिटीजन ऑफ बेल्जियम प्रेजेंटली। नंबर 2 कि ये भी प्रभाव डाला जा सकता है भारत सरकार के द्वारा कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाए, जिससे कि वह भारत ले आया जाए, और जब भारत आएगा तो जिस एयरपोर्ट पे वो उतरेगा वहाँ पे उसको फॉर्मल अरेस्ट शो करने के बाद अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट विल बी द कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि वहाँ पे उसका ट्रायल चल रहा है। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये कभी भी ईडी या सीबीआई के हत्थे नहीं चढ़ा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, जजमेंट है, वो ये कहता है कि जब एक्यूज भगोड़ा हो गया और कभी भी तफ्तीश के दौरान उसकी उपस्थिति नहीं हो सकी, तो ऐसे में इवन चार्जशीट फाइल होने के बाद, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल होने के बाद जब वो गिरफ्तार करके अदालत के सामने आता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विल हैव अपॉर्चुनिटी टू टेक हिज ईडी कस्टडी और सीबीआई कैन टेक पुलिस कस्टडी रिमांड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। 2017 से लेके 8 साल हो गए, लेकिन अंततोगत्वा ऐसा व्यक्ति जो भगोड़ा हो गया था वह गिरफ्तार किया गया है। इसके पीछे ईडी और सीबीआई के अधिकारियों का अथक प्रयास है, जिन्होंने इसको अंजाम दिया है। एजेंसियों ने काफ़ी मेहनत की, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। वो कह रहा है कि मैं अस्वस्थ हूँ, ये इलाज है, उसके बाद मैं कोर्ट से मिलने को तैयार हूँ।
देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एंटीगुआ से अगर बेल्जियम आ सकता है, हवाई यात्रा से ही आया होगा, तो ऐसे में बेल्जियम से भारत भी लाया जा सकता और भारत में भी इसका इलाज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वो जुडिशियल कस्टडी में रह के भी उसका इलाज सरकार करवाएगी। तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, रोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर एंटीगुआ से ये वहाँ पहुँच सकता है तो वहाँ से भारत भी ले आया जा सकता है।